बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, अमेरिका और ईरान में महायुद्ध चल रहा है, लेकिन एक राजनीतिक युद्ध भारत में भी चल रहा है। और राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे ही, वो तो करेंगे राजनीति, लेकिन अब वो भी राजनीति पर उतर आए हैं जिनका काम मुस्लिमों के पर्सनल लॉ बोर्ड पर काम करना है, यानी पर्सनल लॉस को लेकर काम करना है। एक ऐसा संगठन जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इनका काम क्या है? मुस्लिमों के जो निजी अधिकार हैं, निजी कानून हैं, उन पर बात करना, कोई अड़चन आए तो उनके लिए काम करना। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मामले तय करना चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले। ये भारत की विदेश नीति को तय करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी बातें यूएन सुन रहा है। दर्शकों, आप जानते हैं ये बात पूरी दुनिया समझ रही है और जान रही है कि यूएन की बात ही कोई नहीं सुन रहा है। यूएन को भी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन इनको लगता है कि इनकी अपील यूएन सुन रहा है। ये भारत के विदेश मंत्रालय की नीतियां तय करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारा देश मध्यस्थता या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था, मध्यस्थता कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत को संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सरकार ने शोक संदेश जारी नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि ये तो नैतिक कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। ये परंपराएं समझ रहे हैं, यानी जिन्होंने कूटनीति की जगह कट्टर नीति हमेशा पढ़ी है या दूसरे को पढ़ाई है, वो कैसे जानेंगे कि भारत ने संतुलित भूमिका निभाई है कि नहीं निभाई है। ये कह रहे हैं कि भारत को संतुलित भूमिका निभानी चाहिए, मतलब ये मानकर बैठे हैं कि भारत की भूमिका संतुलित नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, ये विदेश मंत्रालय तय करेगा या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। आज भारत की तरफ से खामेनेई के लिए शोक संदेश जारी किया गया है। शोक संदेश जारी किया गया है। विक्रम मिस्री वो पहुंचे और उन्होंने शोक संदेश बाकायदा लिखा है उस बुक में जिसको हम कहते हैं शोक पुस्तिका। और ये देखिए, ये दूतावास में, ईरान का जो दूतावास है उसकी तस्वीर में इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको यह भी यहां याद दिलाना जरूरी है कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हमारे विदेश मंत्री ने, मतलब एस जयशंकर ने, वहां के विदेश मंत्री अरागची को फोन करके अपनी चिंता जाहिर की थी उसी दिन। और आज फिर से बात की, यानी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच फिर से बातचीत हुई है। लेकिन इन संगठनों को तो देश को बदनाम करने का मौका चाहिए। यह भारत के संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत का संतुलन ठीक नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो विषय आपकी समझ के बाहर हो, जिन बातों की गंभीरता आप न समझ पा रहे हो, तो या तो वहां पर बोलो मत, और अगर बोल रहे हो तो कम से कम एक बात नोट करके रखो कि हमारा देश प्राथमिकता है और देश की तरफ से बोलो, यानी जो देश कर रहा है उसकी बात सुनो। या फिर किसी घटना के बीत जाने के बाद बोलो, मतलब ये युद्ध जब खत्म हो जाए तो क्या सही है क्या गलत है उसको लेकर आपका विवेक है, बोल दो। लेकिन ये लाइव कमेंट्री भी करेंगे और अपने ही देश की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। ये कहेंगे कि भारत को संतुलित होना चाहिए। ईरान की सत्ता, दर्शकों, कभी अमेरिका की पिछलग्गू थी, ये किसी से छिपा थोड़ी है। ईरान और अमेरिका में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। जो अमेरिका कहता था वो ईरान करता था। फिर क्या हुआ? एक समय ऐसा आया कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और अब तो युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझनी है कि ईरान पहले भी ईरान था और जब युद्ध लड़ रहे हैं तब भी ईरान है। ईरान आज भी ईरान है, आगे भी ईरान ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके संबंध किससे होते हैं? आपके संबंध जो है वो सत्ताओं से होते हैं कि आज कौन बैठा हुआ है।
और अगर सत्ता अच्छी नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, तो आपके संबंध बिगड़ भी सकते हैं। अगर भविष्य में आप यह समझिए, यह रिजीम बदलने के लिए जो युद्ध चल रहा है, नई सरकार वहां पर बनी तो क्या होगा? क्या भारत की कूटनीति समझने वाले लोग जो विदेश मंत्रालय में बैठे हुए हैं, क्या वो इस संभावना को जिंदा नहीं रखेंगे कि अगर रिजीम पलटी और यह सरकार हटके नए किस्म की सरकार आई तो क्या होगा? और क्या तब ईरान नहीं रहेगा? ईरान तो ईरान ही रहेगा ना। ईरान कल भी था, आगे भी है, और तो देश वही रहता है, सत्ताएं बदल जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि भारत इसीलिए तटस्थ है, इसीलिए पहले भी तटस्थ था। और अब एक और मामला आया है जिसको भी आपको समझना पड़ेगा। एक ईरानी जहाज को मारने का मामला सामने आया है। वो जहाज जो भारत का मेहमान बनकर आया था, लेकिन वापस जब ईरान लौट रहा था, उस समय अमेरिका ने उसको मार दिया। और यह जहाज जो है वो भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका से भी 40 नॉटिकल माइल दूर था। मतलब क्या हुआ? श्रीलंका से भी लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर। और श्रीलंका भी यह कह रहा है कि यह उनके दायरे से भी बाहर था। लेकिन सवाल कहां? सवाल भारत से पूछे जा रहे हैं। और पूछ कौन रहा है? वो नहीं पूछ रहे हैं जिनका जहाज डूबा है। यानी जो जहाज भारत से 450-500 किलोमीटर दूर है, उस पर हमला हुआ। और सवाल भारत की सरकार से भारत के अंदर बैठे हुए राजनीतिक दल पूछ रहे हैं। यह जहाज जो है हफ्ते भर पहले लौट गया था, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की घिग्गी बन गई है। और अगर इसमें भारत की कोई भूमिका, चूक, गलती अगर कुछ भी होता तो पहला सवाल ईरान से आना चाहिए था। ईरान तो दूसरे की गलती पर उनके ऊपर मिसाइल ठोक दे रहे हैं। जिसकी गलती नहीं हो उनके ऊपर ईरान मिसाइल ठोक दे रहा है। तो जाहिर बात है कि कोई शब्द तो आता कि भाई भारत की गलती थी इसमें। लेकिन वो जानता है कि इसमें भारत की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं। और इसलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने अमेरिका को धमकाया, लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। लेकिन यहां नेताओं को लगता है कि भारत को हर मामले पर बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको लेकर बयान भविष्य में आएगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की है? मेरा सवाल आज यही है, हर बात पर यह त्वरित प्रतिक्रिया क्यों चाहिए? हमारे करोड़ों लोग अमेरिका में हैं, इजराइल में फंसे हुए हैं, खाड़ी देशों में लोग रहते हैं। भारत की सरकार को हर पहलू को देखना पड़ता है या देखना पड़ेगा। और ये जो आज बोल रहे हैं, ये तब नहीं बोलते हैं जब स्काईलाइट टैंकर पर ईरान ने हमला किया और उसमें भारतीय निशाना बने। एक भारतीय की तो जान भी चली गई, दर्शकों आप जानते हैं। लेकिन इनको संवेदनशील मामलों पर तुरंत प्रतिक्रिया चाहिए भारत की सरकार की। मेरा सवाल है कि क्यों और किस लिए, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ईरान इजराइल जंग को 6 दिनों का समय हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। सैकड़ों लोग इस जंग में अब तक जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये जंग खत्म होने के बजाय और फैलती जा रही है। जंग का दायरा हिंद महासागर तक आ पहुंचा है। ईरान के जहाज को श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबो दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जहाज श्रीलंका की सीमा से भी बाहर था, लेकिन भारत में इस नाम पर सियासत शुरू हो गई कि ये जहाज 25 फरवरी तक भारत का मेहमान था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व चुप्पी साध रखी है। स्पष्ट किया जाए कि इसे चुप्पी माना जाए या किसी विशेष भय के कारण घिघी बनना माना जाए। भाजपा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके होठ किसी ने सिल दिए हैं? जनता पूछ रही है कि आपका कौन सा पत्ता दबा है? देश के लिए ये समय सरकार शून्यता का काल है। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि संघर्ष हमारे आंगन तक पहुंच चुका है और भारत महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। सवाल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी उठा रहा है, लेकिन उनके सवालों में चिंता कम और मातम ज्यादा है। AIMPLB ने भारत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर सरकार ने शोक संदेश जारी नहीं किया। ये नैतिक कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। वर्तमान रवैये से विदेश नीति की साख प्रभावित हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है?
सच्चाई यह है कि ईरान पर हमले के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री को फोन कर अपनी चिंता जताई। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर भारत की तरफ से शोक व्यक्त किया और शोक पुस्तिका पर शोक संदेश भी लिखा। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी क्या पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनी जाए और क्या भारत की विदेश नीति भी मौलाना तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त शाजिया इल्मी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ शदाब शम्स हैं जो प्रेसिडेंट हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा जुड़ रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना बरेलवी जी भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त बरेली से हैं। मैं बरेलवी साहब आपके पास आना चाहता हूं और क्या आपको लगता है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत की कूटनीति या विदेश नीति ये सब कुछ भी तय करने की हैसियत में है? देखिए मौलाना मोहतरम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। उसका मकसद है शरई मजहबी मामलात को तय करना, मसाइल को हल करना। जहाँ पर कोर्ट कचहरियों में मामलात चल रहे हैं, तलाक, निकाह, शादी, ब्याह के, इन तमाम मामलात के हल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था जी। और इसी के साथ साथ में शरई रहनुमाई के लिए बना था और इसी के साथ में समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों के खात्मे के लिए जद्दोजहद करना, इस्लाह माशरा की तहरीक चलाना, मुसलमानों में शरई बेदारी लाना, इस मकसद के लिए बना था। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भटक गया है अपने मकसद से और सियासत करने लगा। चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, भारत में कहीं भी किसी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तुरंत कूद जाता है और हंगामा अच्छा, मुझे बात बताइए बरेलवी जी, मुझे एक बात बताइए बरेलवी जी, इनसे मामले तो नहीं सुलझ रहे हैं तलाक के, इनसे मामले नहीं सुलझ रहे हैं आपसी बैर के, यानी शादी ब्याह के मामले ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। और अगर वो सुलझा ले तो फिर इनकी आवश्यकता क्या पड़े, वो इनसे सुलझ नहीं रहे हैं और ये भारत से ये कह रहे हैं कि आपके कदम संतुलित नहीं है। इनको घर बैठे पता चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भारत के कदम संतुलित हैं कि नहीं है। देखिए मोहतरम, अभी जो भारत की पॉलिसी है और भारत जिस तरीके से फूंक फूंक के कदम उठा रहा है, बिल्कुल सही और दुरुस्त कदम है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ, तमाम मुल्कों के साथ में अच्छे रिश्ते रखे हैं। ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं और इसराइल से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं, रूस से भी हैं, अमेरिका से भी हैं और अरब देशों से भी हैं, मुस्लिम देशों से भी हैं। और ख़ुद भारत ने आज जो श्रीलंका के आगे समंदर में ईरान के जहाज़ को इन जालिम अमेरिका के जालिम फौजियों ने डुबो दिया, तो उस पर तुरंत जाकर के भारत के विदेश सचिव ने ताज़ियत लिखी। वहाँ एम्बेसी गए, ईरान एम्बेसी, ताज़ियत लिखी। ये दर्शाता है, ये वाज़े करता है। और इसके साथ साथ में दूसरी बात, जब मौलाना आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत हुई तो उस पर भी जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास इराक़ची से बात की। ये भी दर्शाता है, वाज़े करता है कि भारत की हमदर्दियां नहीं, फिर कहां तकलीफ है? मैं ये समझना चाहता हूं शहाबुद्दीन रजवी जी, आपको रोजा इफ्तार करना है और मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं, इसके बाद आप आए हमारे साथ तो आपका स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल यह कि ये क्या चाहते हैं कि भारत की सरकार भी वैसी सड़क पर आकर मातम करे, छाती पीटे तो मानेंगे कि भारत संतुलित है, या कोई और तरीका है इनको बताने का? हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या पॉलिटिकल लोग हों, ये लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो अमन और शांति का गहवारा है, यहाँ सुकून है और अमन है, किसी तरीके से कोई किसी को कहीं दिक्कत नहीं है, किसी भी मजहब के मानने वाले हों,
सुकून इत्मीनान के साथ में रहते हैं, इनका इत्मीनान और सुकून छीन लिया जाए। जिस तरीके से खाड़ी देशों में, दूसरे देशों में गदर है, अमन शांति दरहम बरहम है, ऐसे ही जो है भारत में हो जाए। मगर भारत की आवाम, यहाँ के हिंदू मुस्लिम, यहाँ की हुकूमत, सभी लोग जो है अमन पसंद हैं। सभी लोग समझते हैं तमाम बारीकियों को, और खास तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से संतुलित और सजे हुए कदमों के साथ चल रहे हैं, यही इस वक्त की जरूरत है। अभी समस्या यह है कि अगर आप ऐसे लगातार बोलते रहे तो फिर ये आपको आपकी कौम से बाहर कर देंगे, है ना। ये कहेंगे कि भाई आप मौलाना भी नहीं है, आपको मुसलमान होने का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा किसी से लेके। आप रोजा इफ्तार कर सकते हैं, मेरे साथ आप वापस जुड़े, मुझे खुशी होगी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, अभी वक्त है। जी अभी वक्त है। नहीं, मौलाना साहब ने कहा था कि मुझको 6:10 पे जो है छोड़ देना, उनकी कुछ जरूरतें होती हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन एक मिनट जी एक मिनट। देखिए मोहतरम, ऐसा है कि ये भारत की पॉलिसी पे मैंने बात की है, और जहां तक बात है ईरान की बात है, तो मौलाना आयतुल्ला खामनाई को जालिम अमेरिका ने, जालिम इसराइल ने शहीद कर दिया। और आज शिया हो या सुन्नी हो, सभी मुसलमान ईरान की हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और ईरान के साथ में खड़े हैं। तो शहाबुद्दीन रिजवी जी, देखिए, हमदर्दी आपकी, हमें कोई आपत्ति नहीं कि आप किससे हमदर्दी रखते हैं, किसी किस्म की कोई हमदर्दी आपकी जिससे हो आप रख सकते हैं। यही तो भारत का लोकतंत्र है, यही भारत की स्वतंत्रता है। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कूटनीति भारत की किस दिशा में जाए और भारत के लिए क्या बेटर है। 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं हमारे, क्या उनको नाराज कर सकते हैं आप? जिनके पोर्ट पर, जिनकी रिफाइनरी पर, जिनके पास एयर बेसिस जो अमेरिका को दे रखे हैं, उन पर बम गिर रहे हैं, क्या आप उनसे कह सकते हैं? जहां पर हमारे 40 लाख, कहीं पर भारतीय हैं, कहीं 35 लाख भारतीय हैं। ये मेरा सीधा सवाल है, और ये सवाल लेकर अजय वर्मा मैं आपके पास आना चाहता हूं। अजय वर्मा जी, आप जो है लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, बिना ये जाने कि भाई जिस जहाज को लेकर आप लोग इतना बवंडर किए हुए हैं, उस पर श्रीलंका का स्टैंड क्या है। मैं अजय वर्मा जी आपके पास वापस लौट कर आता हूं। श्रीलंका की संसद में यह मामला उठा है, ईरानी शिप को लेकर सवाल उठाए हैं मुजीबुर रहमान ने। ये एसजेबी के सांसद हैं, यानी कि श्रीलंका के सांसद, और उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। सरकार किसकी? श्रीलंका की सरकार की। और सवाल क्यों उठाए यह भी मैं आपको बताता हूं। गाले पोर्ट पर आने की परमिशन नहीं दी श्रीलंका की सरकार ने। श्रीलंका के एमपी यह सवाल अपनी संसद में पूछ रहे हैं कि वहां से परमिशन मांगी जा रही थी, यानी कि ईरान का जो शिप था वो परमिशन मांग रहा था कि हमको गाले में आने दिया जाए, और 11 घंटे तक इस आयरिस डेना को इजाजत नहीं दी गई। यानी श्रीलंका से मदद मांगी गई, श्रीलंका ने मदद नहीं की ईरान के इस शिप की। यह सवाल वहां की संसद में गूंज रहा है, संसद में उठ रहा है। लेकिन यहां सवाल भारत के ऊपर उठाया जा रहा है बिना यह जाने क्या इस ईरान के शिप ने भारत से मदद मांगी? क्या यह भारत के पोर्ट पर आना चाहता था? लेकिन आपको, मुझे लगता है कि ईरान के लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी को एक्सक्लूसिवली मुहैया कराई है। कुछ आपके पास एक्सक्लूसिव हो तो मुझे बताइए। देखिए राम जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, ईरान 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 ये रट गया है हिंदुस्तान के चैनलों को और हिंदुस्तान की सत्ता को। इसके बिना इनको ना नींद आती है, ना रोटी हजम होती है, ना पानी हजम होता है। ईरान ईरान ईरान, अरे भाई क्यों तस्बीह पढ़ रहे हो आप? ईरान ईरान ईरान। आप इस देश के शिया मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं अजय वर्मा। लगभग भारत, इस देश के शिया मुसलमान हर चौराहे चौराहे पर ईरान ईरान, खामनेई बोल रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं भाई। अरे भाई सुन लो जरा भाई, कौन किसका अपमान कर रहा है बताने जा रहा हूं मैं। हाँ बोलिए। आप कहानी मत बताइए, सुन लीजिए। भारत के परिष्कृत तेल का लगभग 40% हिस्सा ईरान से आयात किया जाता है। कौन कह रहा है? 40%। कौन से तेल का? और ये जो हार्म्यूज स्टेट बंद किया है, 40% कौन से तेल का ईरान से आयात किया जाता है? कहां से डेटा लाए? अरे भाई डेटा है पूरा, पढ़ के मुझे बताइए ना, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं ना अजय वर्मा, इसीलिए तो यहां बैठा हूं इस कुर्सी पे। मुझे प्लीज बताइए कौन सा 40% तेल हम ईरान से लेते हैं? किसने बताया आपको?
जब आपको जब पता हो, सस्ता तेल जब लिया जाता था पहले तो रशा देता था आपसे, लेकिन अरे भाई मुझे बताइए कि 40% ऑयल कब दिया रशा से रोक दिया ईरान ने हमको, और कब हमने लिया? मुझे बताइए आज हम कितना तेल ले रहे हैं ईरान से, कितना परसेंट है? अपना मुद्दा रखा है तो फैक्ट तो सही देंगे ना भाई, अपना मुद्दा रखा है। देखिए फैक्ट तो आपके हों मेरे हों एक ही होंगे। सही ईरान से कितना तेल लेते हैं? जब आप भूमिका बना रहे हैं तो पहले मेरी सुन लीजिए, बाद में सवाल। मैं आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए ईरान से हम कितना तेल लेते हैं, तब तो आगे बढ़ेंगे। मैं कोट, अरे भाई मैं आपको सोर्स भी कोट करूंगा, दोनों चीजें बताऊंगा। बताइए। सिक्योरिटीज के अनुसार चीनी रिफाइनरी ईरान द्वारा प्रतिदिन निर्यात का 1.6 मिलियन बैरल तेल, कच्चे तेल का करीब 13% आयात करता है। तो केवल हार्मुज स्टेट में चीन के ही जहाज और चीन के टैंकरों को अलाउ किया हुआ है, और 10 और जहाज गए तो ईरान ने मार दिया। अरे भाई आज विक्रम मिस्त्री आपके क्यों गए साइन करने 7 दिन बाद? पहले दिन क्यों नहीं गए विक्रम मिस्त्री साहब? आज आप क्यों गए? ये आपकी नीति संसार में समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो जेफरी एप्स्टीन फाइल का डर है और उसकी वजह से आप सब कुछ सरेंडर कर देंगे, इसलिए विक्रम मिस्त्री गए हैं। ये आपका लॉजिक है। और आपके यहाँ ऑयल, एलपीजी और ऑयल दोनों बढ़ जाएंगे। ये अभी आप केवल शोर मचा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। क्या हाल हुआ है? कॉपर का कहां पहुंच गए? सोने का, चांदी का देख लीजिए। और तो हम क्या करेंगे ये बताइए ना अजय वर्मा, आप ये कह रहे हैं क्या करेंगे? क्या ईरान पे चढ़ाई कर दें, कि अमेरिका पे चढ़ाई कर दें, कि इजराइल पे चढ़ाई कर दें? क्या करें? युद्ध वो लड़ रहे हैं, उसके खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। आप क्या करेंगे वहां पे? आपका स्टैंड ये है कि खामेनेई के लिए शोक संवेदना व्यक्त कीजिए, वो शोक संवेदना व्यक्त कर दी गई। आपका स्टैंड क्या है? मुझे क्लियर कीजिए थोड़ा सा। हमारा स्टैंड ये है कि देश की हर छोटे बड़े चुनाव में, हर छोटे बड़े मुद्दे पे, विदेश के छोटे बड़े दौरों में, चाहे वो अपने परम मित्र अडानी को ऑर्डर दिलाने का हो या कहीं दौरे का हो, तो देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। इतने बड़े मुद्दे पर एक राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। मानवता के नाते, आपको मानवता के नाते, राहुल गांधी हमारे नेता ने कहा है कि ये गलत करा है हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी गलत है कि कतर पे, ओमान पर और सऊदीया पे, यूएई पे हमले किए। आप इसी तरह का स्टेटमेंट देते थे। आप तो बिल्कुल सरेंडर करे बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो ट्रंप हमारी तरफ कोई अपनी मिसाइल ना दाग दे। इतना मत डरिए। यह पोजीशन भारत का सारा रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात को। पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर आ गए हैं और रहेगा। आप शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड करेंगे, आप सरेंडर करेंगे। अरे भाई अभी समझ में आएगा आपको। ओके शाजिया इल्मी, पहले मैं फाइनल कर दूं 10 सेकंड। फाइनल में आ रहा हूं आपके पास। अभी डिबेट फाइनल नहीं हुई ना, आपके फाइनल पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन इस पे तो जवाब ले लूं मैं। और आपके रिश्ते क्या है अड़ोस पड़ोस के देशों से? जी आदाब अर्ज करूंगी। और आपने ये बोले जा रहे हैं शायद। जी बोले। उनको ये अपने नाम को लेकर काफी कंफ्यूज हो गए। मैं अजय भाई, आपका नाम अजय है, शाज़े नहीं हुआ अभी, तो आपको याद दिलाना चाह रही थी। और 6:25 पर मेरा भी इफ्तार है, तो 6 मिनट ही बाकी रह गए। मुझे लगता है आप एक रोजेदार को थोड़े संजीदगी के साथ और थोड़े तहजीब के साथ सुनेंगे और समझना चाहेंगे कि देश के मुसलमान क्या सोचते हैं। और सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगी कि ये भारत का मुसलमान से दुआ करिए कि भारत का मुसलमान। एक मिनट सुन लीजिए ना, गंदगी ना, पॉइंट तो शुरू हो। जी बोलिए। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं इनको नहीं कह रही हूँ, मतलब इनके जैसे लोगों को मैं कह रही हूँ कि चाहे वो मलेशिया, इंडोनेशिया और फिर भारत का मुसलमान हो, एक चाहे, और उसका मुकाबला कीजिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, सऊदी अरेबिया से, इराक से, ईरान से, यूएई से, दोहा कतर से। तो हम सब जो हैं शुक्रगुजार हैं, पुरसुकून जो है रोजे रख पा रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भारत का, भारत की विदेश नीति का, कि कम से कम कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि सर पर बम गिरेगा या मिसाइल। दूसरी बात, कुछ बातें कही गई हैं, मैं उनको दुरुस्त करना चाहूंगी। कुछ गलत बयानी हुई है जी। अगर इतने ज्यादा लोग स्टैंड रखते हैं तो उनको सच भी बोलना चाहिए। 24 से 25 के मैं आपको आंकड़े दूंगी और मैं जरूरी आप मेरी बात को सुने। इंडिया ने इंपोर्ट किया था 0.04 ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। जाहिर सी बात है, क्योंकि ईरान क्रूड को लेकर दिक्कतें थी इंटरनेशनल सैंक्शंस से, इसीलिए हम रशिया की तरफ गए थे, और हम तो अपना हित की तरह काम करते हैं। तो ये जो बात कही गई थी, शायद भाई साहब समझे नहीं होंगे और इसलिए आप समझ रहे हैं। एक और जरूरी बात को आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी सोच क्या होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, भाजपा तो जाहिर है एक पार्टी है, सरकार में है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या सपा हो या कोई भी हो,
चाहे आम आदमी पार्टी हो। पश्चिम एशिया में इस वक्त 90 लाख भारतीय हैं, 10,000 से ज्यादा ईरान में हैं, 40,000 से ज्यादा भारतीय हमारे भाई बहन इजराइल में हैं, एयर स्पेस बंद है। तो क्या हमारी प्राथमिकता है भाई साहब? सोचिए, हमारे भाई बहन इन जगह पे फंसे हुए हैं, सुरक्षा का इश्यू क्या उनकी और निकासी का। तो इसमें आप दुनिया भर की बातें एक तरफ और सबसे बड़ी प्रायोरिटी एक दूसरी तरफ। अब बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। बेचारे के फरिश्तों को खबर नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जरा सा ज्योग्राफी जानते, जियो पॉलिटिक्स जानते, शिया सुन्नी पॉलिटिक्स जानते, देखते खाड़ी में क्या माहौल है, देखे कि कौन सा युद्ध सुन्नी है और शिया है। काश अगर ईरान के लिए फिक्र थी, थोड़ी सी दिखा देते अपने भाई बहनों के लिए जो भी शारजा में है, दुबई में है, बहरीन में है, दोहा में है। जरा देखते, जरा फिक्र करते भाई जहाँ पे हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन किसके साथ खड़ा होगा। यमन में भी मुसलमान हैं, सऊदी अरेबिया में भी मुसलमान हैं, किसका साथ दोगे भाई? फिलिस्तीनियों को फिक्र है, होनी चाहिए। कौन है वो? सुन्नी है। कौन सपोर्ट कर रहा है? शिया मुल्क खमीनी का, जिसके लिए मातम भी हो रहा है और हमारी तरफ से भी बाकायदा शोक भी प्रकट किया गया है। तो इतना कंफ्यूजन में चल रहे हो भाई कि आपको पता ही नहीं आप किसके लिए बोल रहे हो। आपको पता है खाड़ी युद्ध पर भी जो सुन्नी ममालिक हैं उन पर भी बहुत ही बड़ी एक कहर है समझिए, और वो परेशान है, खलबली है वहाँ पे। तो अगर आपको फिक्र होती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या कांग्रेस पार्टी को, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी और नहीं, आखिरी बात देखिए, ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप किसी और को मौका दीजिएगा, मैं ही अपनी पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ। तो देखिए, अगर सीरिया में लाखों लोग मरे, बशर अल असद के सपोर्टर्स, उनके खिलाफ क्या बोला सोनिया गांधी? चुप। यमन के युद्ध में क्या बोला? हुटी जब अटैक कर रहे थे और सऊदी बाका से जमकर गोले बरसा रहा था, क्या बोले? इराक ईरान वॉर में क्या स्टैंड था? गद्दाफी जी मरे, क्या बोली सोनिया गांधी? चुप। क्या हुआ सद्दाम हुसैन के मरने के वक्त? क्या हुआ बताइए? चुप। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या बोलेंगे कि चुप? तो कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। जवाब तभी दे पाएंगे, समझेंगे। उम्मा की बात कर रहे हैं, मुस्लिम क्वेश्चन ही नहीं है वहां पे। इट इज नॉट हिंदूज वर्सेस ज्यूज और क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स। इट इज एन इंट्रा मुस्लिम war going on. The area is fraught and the geopolitical equations are changing rapidly. समझो तो भाई, अब्बास हैदर इस वक्त मुसलमान करते रहते हो। ओके शाजिया, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ, आप भी इफ्तार कर लीजिए। लेकिन अब्बास हैदर, मेरा सवाल बहुत सीधा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की जिसको घिग्गी बन गई है, यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की अगर टाइमलाइन पर चले जाएंगे तो लगातार एक के बाद एक 8-10 पोस्ट है उनके, और बाकायदा किस किस से उनकी बात हुई है, क्या बात हुई है, सब कुछ उन्होंने लिखा है। ये ऐसा भी साफ नजर आ रहा है। नहीं, और डिफेंस जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एक मिनट शाजिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। शाजिया, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। अभी मैं अब्बास हैदर से बात कर रहा हूं। अब्बास हैदर, और आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार कुछ बोल नहीं रही है। प्राइम मिनिस्टर के 10 ट्वीट आप जाकर अभी टाइमलाइन पर उनकी पढ़ लीजिए। विदेश मंत्री लगातार इस बात को लेकर संवाद कर रहे हैं। अभी उनकी आरागची के साथ बात हुई है, युद्ध के पहले दिन उनकी आरागची के साथ बात हुई थी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जो आप लोग सोच रहे हैं वो प्रधानमंत्री बोले तो ही बोलना हुआ, या बाकी सबको चुप्पी माना जाएगा? देखिए, ऐसा है राम मोहन जी, सबसे पहली बात यह है, जिस दिन अली खामनेई साहब की शहादत हुई, जिस दिन उनको, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। देखिए, किसी भी वॉर में अगर आप किसी हेड ऑफ द स्टेट की हत्या करते हैं, या आप सीधे स्कूल पे, अस्पताल में अगर बम गिराते हैं, और वहाँ पे आपने देखा होगा 165 बच्चियाँ जो है शहीद हुई मिनाब में, तो ये सीधे सीधे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। लेकिन हमारी सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। ठीक है, चलिए, आपको संवेदनशीलता नहीं रखनी, आपको दोस्ती का मान नहीं रखना कि भाई ईरान हमारा मित्र देश है, हमारा इतना उनसे ट्रेड रहा है, पुराने हजारों साल के सांस्कृतिक रिश्ते हैं पर्शिया के। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, या आप इग्नोर कर रहे हैं मेरे सवाल को? विदेश मंत्री ने युद्ध के पहले ही दिन वहां के विदेश मंत्री को फोन करके चिंता जाहिर। विदेश मंत्री, और क्या आप समझ रहे हैं कि कौन किससे बात करेगा? आप क्या प्रधानमंत्री जी को अंडरमाइन कर रहे हैं? नहीं, आप अंडरमाइन कर रहे हैं विदेश मंत्रालय को। कर रहे हैं ऐसे समय में कौन बात करेगा? नहीं, आप प्रधानमंत्री को अंडरमाइन कर रहे हैं।
आप प्रधानमंत्री को अंडरमाइन, प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है, इतनी संवेदनशील विश्व की घटना है और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इससे क्या होने जा रहा है, हमारे नहीं, वो समझ रहे हैं भाई, क्या असर पड़ने जा रहा है, वो समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप नहीं समझ रहे हैं कि इस देश की कूटनीति किस दिशा में जा रही है। सुन लीजिए, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको। राम मोहन जी, आप छोड़ दीजिए, नहीं मैं समझा रहा हूं ना आपको, आप मुझे समय देंगे तो समझा। हाँ, समझाइए। और आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि आप डिक्टेट करेंगे क्या कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्राइम मिनिस्टर ने नाम लेकर बताया है कि हमारी इनसे बात हुई है, हमने क्या क्या बात की, और इससे स्पष्ट हो रही है कि हमारी कूटनीति किस तरफ जा रही है। अब समाजवादी पार्टी की चिंता यह है कि मेरे हिसाब से कूटनीति नहीं चल रही। एक चीज समझिए, नहीं, मेरी बात समझिए, एशिया के 3 सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण देशों में भारत का नाम है। ये एशिया में युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा अगर ये लंबा चलेगा। हमने डी-एस्केलेशन की बात करी है, पहले ही दिन अखिलेश जी ने कहा कि डी-एस्केलेट हो, युद्ध कैसे इस पर काबू पाया जाए, जिसकी सरकार को हमारे नीति बनानी चाहिए। लेकिन सरकार तो एक पक्ष में दिखाई दे रही है, सरकार तो ये दिखा रही नहीं हम अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बन गए हैं, जबकि यही सरकार है 2025 में। अभी ये कहते हैं IAEA में जो है जाकर के कांग्रेस की सरकार थी 2005 अभी शादाब शम्स इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी भी अब्बास हैदर आप इस बात से भाग रहे हैं, आप इस बात से भाग रहे हैं। मैंने आपको, मैं कहिए तो आपको नाम पढ़ के बता दूं कि वो कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई है, या आप इग्नोर करना चाहते हैं। आपका सवाल था कि भारत चुप क्यों है। पड़ रहा है, मेरा प्रश्न यह है कि भारत तो बोल रहा है, बस वो नहीं बोल रहा जो अब्बास हैदर की पार्टी या आप चाहते हैं। आप समझ ही नहीं रहे। देखिए एक चीज समझिए, नहीं, एक चीज समझ लीजिए, डिप्लोमेसी में कोई हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र नहीं होता है। डिप्लोमेसी में हर राष्ट्र अपना हित देखता है, ठीक है। हमारा देश का हित कहां है, ये आपको समझा। तो फिर अब्बास हैदर एक सेकंड, फिर खामनेई की मौत को आप शहादत क्यों बोल रहे हैं? खामनेई की मौत को आप शहादत क्यों बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता तो? मैं बता रहा हूं क्यों बोल रहे हैं ना। अब आप सवाल 5 पूछेंगे, जवाब एक नहीं, तो शहादत किस बात की? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। एक और, अब देखिए फिर आपने टोक दिया, ये ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। जब एक और बातचीत चल रही है, सुलह की बात हो रही है, कैसे इसके जो है रास्ता निकाला जाए, इस बात, दूसरी तरफ मिसाइल दाग दी जाती है, बच्चियों को शहीद किया जाता है 165 स्कूल पे, जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। और एक राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ एक बड़े समुदाय के मुस्लिमों में उनके सबसे बड़े धर्मगुरु भी हैं। अब मेरा सवाल यह है, इसके बाद मैं सीधे मैं शादाब शम्स के पास चलना चाहता हूं। नहीं, एक्ट ऑफ एग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ था 7 मार्च को रफा में, 7 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा। तो समाजवादी पार्टी ने हमास की निंदा की, शहीद कर दिए इन लोगों ने, मतलब वो एक्ट ऑफ एग्रेशन नहीं, वो वॉर है सर। ये आप समझिए, ये कोई डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है। अगर और वो क्या था हमास की तरफ से? लॉ जिनेवा कन्वेंशन, एक डिक्लेयर्ड वॉर जब होती है तब, this is not a declared war at that time when the head of the state of Iran was assassinated. ठीक है, innocent children were assassinated, they were bombed, so that is an act of aggression, that is that is against the Geneva Convention. शादाब शम्स, ये युद्ध की घोषणा नहीं है, युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन अब हम मुद्दे की बात कर लेना। मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूं, आप मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला। मैंने कहा कि उनके 10 ट्वीट हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते, बस वो नहीं बोला जो अब्बास हैदर बुलवाना चाहते हैं। शादाब शम्स, प्राइम मिनिस्टर, देखिए जी, राम जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमने बड़ी जिम्मेदारी से सपा के प्रवक्ता को सुना, मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी सुनेंगे। हम राष्ट्र हित की बात करें, जब हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं युद्ध के, और जो बार बार देश की सरकारों को विदेश नीति समझाने की कोशिश की जा रही है, मेरा अनुरोध है कि आप विदेश नीति हमें मत समझाइए। देश के प्रधानमंत्री या देश के विदेश मंत्री जानते हैं कि विदेश नीति कैसे चलती है, और डिप्लोमेसी हमने बहुत अच्छी करके दुनिया को दिखाई। आज बदकिस्मती इस बात की है कि पूरा विपक्ष अपनी नीचता की हद पे उतरा हुआ है। इमोशन से कभी भी डिप्लोमेसी नहीं चलती है, ये सेंटिमेंट से नहीं चलती है, ये स्ट्रैटेजिक लाइन है और उसके हिसाब से चलेगी। अभी जिस तरह से इमोशनली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनके साथ लाइन यही है कि वो क्योंकि उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो ईरान को अपना मानती है, और वो एक आ रहा हूं अजय भाई आपके पास, इस तरह की बातें कर रहे थे। जी
मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अभी हम बहुत जिम्मेदारी से सुन रहे थे कि यहाँ राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हमारा व्यक्तिगत हित कुछ नहीं है। और ये जो मातम कर रहे हैं, ये सही कहा शाजिया जी ने कि जिस तरह से ये बात कर रहे थे, आपको मालूम है कितने भारतीय, 35 लाख सऊदी अरब में भारतीय हैं, वहां ईरान बम मार रहा है, हम किसकी बात करें? हम तो किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपने लोगों की चिंता ना करें? क्या कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, जहां 35 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय वहां है, जिसमें मुसलमानों की संख्या भी ठीक ठाक है, क्या उनकी चिंता नहीं हो सकती? तो ना तो कांग्रेस को उनकी चिंता है, ना समाजवादी पार्टी को। इनको चिंता है अपनी राजनीतिक वोट बैंक की, इनको चिंता है अपनी राजनीति की, क्योंकि इनको देश की चिंता नहीं है। देश हित इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। अगर इनके लिए देश हित सर्वोपरि होता तो ईमानदारी से साथ खड़े होते, कहते जो देश का निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। लेकिन आज धर्मवाद हावी है, राजनीति हावी है, और निकल के आ रहे हैं। अभी आपके सामने मौलाना बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मौलाना रिजवी साहब, रिजवी साहब को 3 दिन पहले उनकी भाषा कुछ और थी। 3 दिन पहले रिजवी साहब कह रहे थे कि नहीं, हमें पूरी तरह से स्टैंड लेना चाहिए। और आज हमने कहा कि हम दोनों मित्र हमारे आपस में लड़ रहे हैं। हमारा ईरान भी हमारा पुराना मित्र है और इजराइल भी हमारा मित्र है। 2 मित्र लड़ रहे हैं, हमें दुखी है, हम चिंतित हैं। और हम इस बात के लिए भी चिंतित हैं क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। बिल्कुल। अब मेरे साथ नूर अहमद अजहरी जुड़ गए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के। जी अजहरी साहब, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। मैं आ रहा हूं शम्सी आपके पास, मैं लौट के आ रहा हूं, इंस्टेंट आपके पास तुरंत लौट के आ रहा हूं। लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, 1 मिनट में अब मतलब मौलाना लोग ये तय करेंगे कि भारत की कूटनीति, विदेश नीति कैसे चलेगी? और ये पर्सनल लॉ के मामले आप लोगों ने सारे सुलझा लिए, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन सुलझाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत की भूमिका संतुलित होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि असंतुलन भूमिका में है? क्यों, मौलाना लोग देश के नागरिक नहीं है? हाँ है ना। मौलाना लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? अरे है भाई, मतलब मौलाना लोग तय करेंगे, यह एतराज हो गया आपको? अरे आपका संगठन है भाई, आप ये कह रहे हैं कि भारत असंतुलित है। आप दुनिया में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अरे आप बताए हमें, जो अमेरिका ने हमारे लोगों को बांध के हाथों को बांध के मुंह का प्यासा भेजा था, वो आपको याद होगा नहीं है? मतलब ईरान पर जो उसने मजालिम ढाया, गाजा पर मजालिम ढाया इजराइल के, जो फिलिस्तीनियों को मारा है इजराइल ने, उसको आप क्या डिफेंस करे हो? क्या नरेंद्र मोदी जी गाजा के कातिलों से? अरे भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको खराब लग रहा है? आपको खराब लग रहा है? यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं आप कितने साल से गाजा को लेकर, है ना? गाजा में ये हो गया, गाजा में वो हो गया। अभी नारे चल रहे हैं, हर घर से खामनेई निकलेगा, हर मोहल्ले से खामनेई निकलेगा। तो भारत में क्यों निकलेगा भाई? कौन क्या नारे लगा रहा है? भारत से क्यों निकलेगा? और आपको गाजा पर इतनी तकलीफ है तो क्या करने गए गाजा में भाई? क्या करने गए गाजा में? आप फिलिस्तीन में क्या करने गए? क्या चाहते हो? कुछ भी किया बताइए? एक मुस्लिम देश ने फिलिस्तीन के अंदर कुछ भी किया? केवल भाषण। और आप अपने देश की नीति को कबूल नहीं कर पा रहे। हमारे देश की नीति यह है, हमारे देश की नीति यह है कि हम हर चीज में नाक नहीं घुसा सकते। दैट्स इट। मैं आपको चलेगा, हम आखिर मैं आपके साथ डिबेट खत्म है। हमारी बात आप सुन ले। हमारा कहना सिर्फ ये है कि गाजा के कातिल से जो 30-35 करोड़ जिस मुल्क में मुसलमान रहते हो, उनका प्रतिनिधि इराकियों के कातिल से, कुर्दिशों के कातिल से क्या कहा जा रहे हैं? अपने देश की राष्ट्र की बात कीजिए। तुम सारी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तुम सिखाओगे क्या? ये मौलाना सिखाएंगे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स? देश कैसे चलेगा? पता नहीं कहां लाइन पे आते हैं जी। अरे भारत का अपना हित है, भारत को अपने हित के हिसाब से तय करने दीजिए। आपको अफसोस है, आप अपने अफसोस को अपने पास रखिए, ठीक है। सबके डरा के जो सरकारें चला रहे हो, उसके क्या हम नहीं देख रहे हैं? दुनिया नहीं देख रही? क्या देख रही है? इतिहास लिख रहा है। आप जैसे लोग मलाई खाने वाले लोग जो है वो तरीके से बात। अरे क्या पागल हो गए हैं आप? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को आइसोलेट मत कीजिए, सीधे ट्रैक पे चलिए। आप जैसे मौलानाओं की वजह से देश का आम मुसलमान अपने आप सफाई बोलता है।
अच्छा आप ईमानदारी के साथ देश मैंने के साथ खड़े हुए जो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, हाफिज नूर अहमद अजहरी, हाफिज नूर अहमद अजहरी एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, एक सवाल का। ये जॉर्डन के जो अब्दुल्ला टू हैं, वहां के किंग अब्दुल्ला टू, उनका ईमान सलामत नहीं है? देखिए उनका ईमान सलामत नहीं है। वो जिस मुल्क 50 मुल्क है इस्लामिक, वैसे 56 है, 50 मुल्क इस्लामिक है, वहां रहने वाले किसी आदमी का इस्लाम और ईमान सलामत नहीं है। केवल नूर अहमद अजहरी अपना ईमान लेके घूम रहे हैं। ठेकेदार, मुसलमानों की कौम के ठेकेदार सुन भी तो लो वो आप जिनकी बातचीत कर रहे हो, अगर हाँ। सऊदी अरबिया के हुक्मरान की बात, ये वही अरब है जहां गारे हिरा है, जहां से इस्लाम की किताब कुरान का आगाज हुआ। फिर वहां उनसे बड़े मुसलमान यहां बैठे हुए हैं, नूर अहमद अजहरी खुद ही बता रहे हैं कि वहां किताब है। वहीं सऊदी अरब मक्का की यात्रा करने जीवन में एक बार मिल जाए तो धन्यवाद बोलते हैं ऊपर वाले को, और वहां का मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे सवाल पूछने दीजिए। वहां का मुसलमान इनको नहीं दिखाई दे रहा है। दैट्स इट, ये क्लियर है। जी मैं बोल सकती हूँ? जी शाजिया इल्मी, लास्ट कमेंट। मैं भाई साहब से सवाल पूछना चाह रही हूँ, कितनी उनको फिक्र है, और गारे हिरात की बात कर रहे हैं और जानते हैं कि इस्लाम की पैदाइश कहाँ से हुई और कहाँ पे है मस्जिद हरम और मक्का और मदीना। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, आपने गाजा की बड़ी बड़ी बातें की, आपको पता है कि गाजा पर और फिलिस्तीन पर सऊदी अरेबिया का क्या स्टैंड था? आपको पता है? सऊदी अरेबिया के में एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस हैं जिसको ईरान ने अटैक किया है। थोड़ा समझ में आया आपको बात? तो आप किसके साथ देंगे? नहीं आप समझिए पहले। ये देखिए आप कितना भी शाजिया जी समझा लीजिए, ये हर चीज को धार्मिक एंगल से देखेंगे बिना ये जाने कि कुछ मामले धार्मिक नहीं होते भाई। ये धार्मिक मामले नहीं हैं, ये रणनीतिक मामले हैं, ये कूटनीति से सुलझेंगे और उसको कूटनीति पे जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।